हेलो। हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की गतियां। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी जो ये कोचिंग है जिसका नाम है द चैलेंजर पॉइंट, जो मिर्जापुर में है, जिसका एड्रेस आपके नीचे जो टिकर दिया गया यानी रमई पट्टी जो पंजाब नेशनल बैंक है उसी के बगल में सहारा बिल्डिंग के नीचे हमारी कोचिंग स्थित है। अगर किसी को भी अगर हमारे बैच लेने मतलब हमारा जो बैच है वो लेना चाहते हैं तो कृपया करके जो नीचे टिकर दिया गया है उस पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यानी हमारा जो यूपीपी का नया बैच है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन देना था और इसी के साथ हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये बता दूं कि इसके पहले मैंने 2 लेसन कंप्लीट किया हुआ है। इसमें से पहला लेसन था सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा लेसन है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है? आज ये आपका तीसरा लेसन शुरू हो रहा है, कक्षा 6 जो एनसीईआरटी मैंने शुरू की है उसका नाम है पृथ्वी की। बड़े ही आराम से हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी की गतियां होती हैं और कितने प्रकार की गतियां होती हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और बड़ा ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और हो सके आप लोग इसका नोट्स भी बनाते रहेगा, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे और बिल्कुल 60 तरीके से नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो उसको भी लाभ मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को जैसे ही हमारी नई वीडियो आती हैं आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतियां, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी की गतियों के बारे में। गति क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं गति। गति का मतलब होता है मूवमेंट। यानी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस तरीके से, अगर कहीं पे भी इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मूवमेंट कर रहा हूँ, यही गति है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी क्या कर रही है? गति कर रही है। और वो भी कितने प्रकार की गति कर रही है? तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की गति कर रही है। वो कौन कौन सी गति कर रही है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे जो पहली गति है उसका नाम है घूर्णन। ठीक है, और दूसरा जो है यानी दूसरी जो गति है उसका नाम है परिक्रमण गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट के चलते बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है। क्या करती है? अपने अक्ष पर, यानी जैसे पश्चिम से पूर्व घूमती है तो अपने अक्ष पर इस तरीके से क्या करती है? घूमती है। अगर कोई चीज अपने ही अक्ष पर घूम जाए यानी अपने ही बिंदु पर घूम जाए उसे कहते हैं घूर्णन करना। यानी हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। और जो गति तो करता है यानी मूवमेंट, हमने बता ही दिया कि अगर आप एक स्थान पे हैं दूसरे स्थान पे जाते हैं तो बिना गति किए हुए आप वहां उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। तो पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर इस तरीके से घूम रही है, यानी गति तो कर ही रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। और एक दूसरे प्रकार की गति है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गति है क्या? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, ठीक है, स्थिर कक्षा में
की गई परिक्रमा परिक्रमा न करके हम लोग गति पढ़ रहे हैं तो गति, ठीक है। यानी अब देखिए दो प्रकार की गतियां हो गई। यानी जब हम पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार की गतियां हम समझते हैं। एक गति होती है आपकी घूर्णन गति, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर ही घूम जाना। और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। यानी अगर आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका मतलब है कि वो किस प्रकार की गति कर रही है, वो कर रही है परिक्रमण गति। और अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहले हम समझेंगे घूर्णन के बारे में। क्या समझेंगे? घूर्णन के बारे में, यानी एक एक गति के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और हाँ ये मैं बता दूं कि ये जो बैच है, यानी जो मैं ये लाइव कर रहे हैं, ये जो क्लास है आप सभी लोगों के लिए, ये किस एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो ये आप जो 2024 में जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, यानी जो ये बैच है वो टारगेट करके बनाया गया है। जो आपके यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी लोक सेवा आयोग से जितने भी एग्जाम निकाले जाते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए घूर्णन गति, हमने देखा कि घूर्णन गति क्या होती है। क्या होती है घूर्णन गति? तो देखिए घूर्णन गति होती है पृथ्वी द्वारा, अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में समझा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। यानी जैसे देखिए, जैसे में समझिएगा, जैसे जैसे ये हमारी हो गई क्या, पृथ्वी, ठीक है। हमने क्या माना, इसे पृथ्वी माना। उसके बाद हमने पिछले वाले स्लाइड में एक तरीके से ये समझा था कि हमारी जो पृथ्वी स्लाइड क्या कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में जिसमें हमने ग्लोब अक्षांश देशांतर के बारे में बताया है, उसमें बड़ा ही विस्तृत रूप से समझाया है। क्या समझाया कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी है। यानी जो पृथ्वी है वो हमारा जो चक्कर लगाती है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है। यानी ये वाली दिशा आपकी कहलाती है पश्चिम और ये वाली दिशा कहलाती है पूर्व। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में मतलब चक्कर लगाती रहती है। और कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैंने ये भी बताया था कि अगर इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक अगर हम लोग क्या कर दें, एक समतल रेखा खींच दें, और समतल रेखा पर यदि हम लोग क्या कर दें, एक लंब डाल दें, तो यही देखिए, ये अगर लंब देखा जाए तो ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। यानी समकोण है तो 90 डिग्री, उसके द्वारा 23.5 डिग्री थोड़ा सा बैक आती है, यानी पीछे झुकी हुई, यानी 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। अगर 90 में से 23.5 को घटा दें तो यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? और मैंने ये भी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि ये वाली जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं कक्षीय समतल रेखा, ठीक है। कक्षीय समतल रेखा, यानी इस रेखा को हम लोग कक्षीय समतल रेखा कह देते हैं। आप इसे कुछ ना नाम दे करके आप बस याद रखिएगा कि हमने इस पर क्या किया है, एक हमने लंबवत रेखा खींच दी है। बस आपको बस इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए ये वाला जो ये बिंदु है, यानी जो ये वाली बिंदु है, ठीक है, ये है आपकी दक्षिणी ध्रुव, ठीक। और जो ये वाला बिंदु है ये है आपका उत्तरी ध्रुव, है ना। यानी ये जो ऊपर की तरफ है ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और जो ये नीचे की तरफ है ये है आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक।
तो हमने पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांट दिया है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यानी उत्तरी ध्रुव को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक, जितना समझ में आ गया। यानी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 23.5 जो झुकी है, थोड़ी सी जो झुकी है वहां पे है नॉर्थ पोल। यानी बिल्कुल अगर हम इस पृथ्वी को सीधा मान करके अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं डिसाइड करते, जो 23.5 डिग्री झुकी है उसके आधार पे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल का निर्धारण करते हैं। समझ में आया? यानी यहाँ पे कितनी बातें हमें जाननी थी कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमना, यानी यही जो ध्रुव है यही है आपका क्या, इसी को हम लोग कहते हैं अक्ष। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है कि अक्ष क्या होता है। यानी पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर झुकी हुई है उसी रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं, यानी उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो ये क्या कर रही है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है, बिल्कुल इस तरीके से घूमती चली जा रही है। यही है आपकी क्या है, घूर्णन गति। और घूर्णन गति के द्वारा ही आगे देखिए होता क्या है। एक चीज मैं समझा रहा हूं, ये देखिए एक स्लाइड मैंने लिया हुआ है जिसमें आपको ये आपका क्या है, ये है सूर्य, ये क्या दिख रहा है, ये है आपका सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। क्या है, सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये साफ साफ मैं लिख देता हूं। ये वाली जो दिशा है इस तरीके से आपको दिखाई गई है, जो है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये वाली जो है ये है आपके दक्षिणी ध्रुव, यानी ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु। ठीक है, जो ये घूमने की दिशा है मैंने ये बताई दी है, क्या बताई है, देखिए इस तरीके से घूम रही है, तो इस तरीके से घूम रहे, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही। अब देखिए है क्या, यही है आपका एक लंब, यानी कह सकते हैं कि जो अभी मैंने बताया कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो यही वाली रेखा आपके पास है। ठीक है, कुछ चीजें और भी मैं बता दूं। देखिए ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है इसका नाम है कर्क रेखा। हाँ, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये वाली जो रेखा है ये रेखा मकर रेखा। क्या है, और दक्षिण में मकर रेखा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये वाली जो बिंदु यानी ये वाली जो रेखा है इसे कहते हैं हम लोग आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और ये वाली जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है, जो सबसे बड़ी रेखा है, सबसे बड़ा गोला है हमने खींचा है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे लाइनें खींची गई हैं उन सभी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो क्या है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना बिल्कुल बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए समझना क्या है आपको, अच्छे से समझिएगा। घूर्णन के आधार पर यानी कह सकते हैं कि घूर्णन गति के आधार पर हमारी पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। यानी किसके आधार पर दिन रात होता है, ये घूर्णन गति, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, ये पहली चीज आपको समझ में आएगी। और दूसरी चीज क्या समझनी है, दूसरी चीज समझनी है आपकी
वो क्या समझनी है, देखिए है क्या। हम पृथ्वी को एक ग्लोब मानते हैं। देखिए अगर हम पृथ्वी को एक ग्लोब, तो ये माना जाता है कि ग्लोब पर, क्या, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करती है, ठीक है, जो दिन व रात को क्या करती है, विभाजित करती है, इस रेखा को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रदीप्ति वृत्त। क्या नाम है, प्रदीप्ति वृत्त। अब यहां पे ये समझिए कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। देखिए पिछले वाले स्लाइड में मैंने समझाया आपको कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब है कि ये वाला, ये जो रेखा है यही है आपकी 23.5 डिग्री, यानी ये क्या है आपकी 23.5 डिग्री है। बट 23.5 डिग्री के आधार पर प्रदीप्ति वृत्त नहीं खींची जाती, ठीक है, नहीं खींची जाती। होती क्या है कि इस पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा मान लेते हैं, और सीधा मानने के बाद, सीधा मानने के बाद एक हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, यानी ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ये बिल्कुल ही एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिसमें हम लोगों को मतलब प्रदीप्ति वृत्त समझाने के लिए खींची गई। अब ये है क्या, देखिए झुकी है पर झुका नहीं मानना है, हम लोगों को बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। इधर आपका दिख रहा है क्या है, सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यानी एक समय में तो एक ही तरफ पड़ सकता है, क्योंकि पृथ्वी अगर गोली है तो अगर इधर से प्रकाश, यानी देखिए अगर ये पृथ्वी गोली है तो अगर इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो बिल्कुल सामने की तरफ रोशनी होगी, और अगर इधर से यानी पीछे से प्रकाश पड़ रहा है तो पीछे की तरफ डायरेक्ट रोशनी होगी। तो अगर इधर यानी सामने की तरफ अगर रोशनी मिल रही है इसका मतलब है कि पीछे की तरफ अंधेरा होगा, अगर पीछे की तरफ रोशनी मिली इसका मतलब है कि सामने की तरफ उजाला होगा, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी आ किधर से रही है, तो सूर्य की रोशनी आ रही है हमारी इधर से। अगर इधर से आ रही इसका मतलब है कि इस वाले एरिया में क्या होगा, प्रकाश होगा, वो आपको दिख भी रहा है। और इसके पीछे वाले साइड में, क्योंकि पृथ्वी गोली है तो एक तरफ क्या हो गया, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, उजाला प्रकाश मिल रहा है, और उसके पीछे क्या हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को, यानी जिधर प्रकाश, देखिए इधर क्या है, इधर है आपका दिन और इधर है आपका रात, और इसको डिवाइड करने वाली जो ये रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। यानी एक ऐसी रेखा जो हमारी पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित कर देती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त रेखा। समझ में आ गया। जो 23.5 डिग्री झुकी है उस रेखा को नहीं लेना है, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल एकदम बीचों बीच से में से एकदम बिल्कुल सीधी रेखा खींच करके हम प्रदीप्ति वृत्त को डिवाइड कर दें, प्रदीप्ति वृत्त के आधार पर दिन और रात को विभाजित कर देते हैं। जिधर सूर्य का प्रकाश आता है, जिधर प्रकाश पड़ता है उस वाले भाग में दिन होता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में रात होता है। क्या होता है, रात होता है, ठीक। अगर इतना समझ में आएगा तो अब अगली चीज समझिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा है दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे ये लिखा है उत्तरी ध्रुव। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि जब 23.5 डिग्री झुकी है तो ये उत्तरी ध्रुव, देखिए सूर्य का प्रकाश जब इधर से आ रहा है तो उत्तरी ध्रुव लगभग पूरा के पूरा, यानी ये जो उत्तरी ध्रुव है, यानी यह जो उत्तरी ध्रुव है यह लगभग पूरा के पूरा सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा है। बट ये वाला जो दक्षिणी ध्रुव है, ये वाली एरिया या यही वाला क्षेत्र क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब इस क्षेत्र को, यानी इस एरिया को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इससे आप लोगों को एक बात समझनी है, क्या, जिस भाग में, देखिए इस पूरे वाले इलाके में तो दिन ही दिन रहेगा, मतलब दिन ऐसे घूम रही है तो दिन रात होता ही रहता है, लेकिन सोचिए सब कुछ पीछे चला जाएगा, यानी ये वाला एरिया भी पीछे चला जाएगा, हर एक चीज घूमती घूमती, यानी इस वाले, यानी इसके इधर और इसके इधर, यानी इस वाले एरिया में क्या होगा आपका, दिन
और रात होता रहता है। क्या होता रहता है? दिन और रात होता रहता है। ठीक। लेकिन इस वाले एरिया यानी दक्षिणी ध्रुव वाले, यानी जो हमारा अंटार्कटिक रेखा था यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त था, उसके बाद और यहाँ उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लगभग यही कहते हैं कि इस वाले इलाके में क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, क्योंकि रात हो ही नहीं पाती है। ऐसे देख लीजिए, जब झुकी है तो उत्तरी ध्रुव तो हमेशा हमेशा मतलब लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने तक, जब तक ये पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करते करते अपने गति करते करते क्या होती है कि अपनी स्थिति को या अपनी अच्छी अच्छी स्थिति को बदल नहीं देती, तब तक ये हमारा उत्तरी ध्रुव सूर्य का प्रकाश प्राप्त ही करता रहता है। और जैसे ही अच्छी स्थिति को बदल दिया जाता है, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव हमारा प्रकाश प्राप्त करता रहता है। इसी आधार पे कहते हैं कि ध्रुवों पर ये 6 महीने का दिन और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। ठीक है। ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी ध्रुवों पर। कहाँ हो रही है? ये हो रही है ध्रुवों पर हो रही है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी जो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की जो रात होती है, वो किस वजह से होती है? जो हमारी पृथ्वी है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी की वजह से होती है। और साथ ही साथ में जो घूर्णन की गति कर रही है, जो अपने अक्ष पे घूम रही है, उसकी वजह से होती है। ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही लाभकारी होगा आपको ये समझना। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगर अब इतना समझ लिया तो हमें अब समझना है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल या गति। ठीक। आपको ये समझना है। अब देखिए कैसे हम ये समझेंगे कि मैंने अभी आप लोगों को इसकी डिफिनीशन बताई थी। क्या बताई? कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर एक स्थिर कक्षा में लगाया जाता है। यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है बिल्कुल एक स्थिर कक्षा में, और ये जो स्थिर कक्षा है उसी का नाम है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। क्या नाम है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, या इसी को परवलयाकार भी कहते हैं। परवलयाकार कक्षा में लगाता है। ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस कक्षा में लगाती है, तो उसका नाम है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक। अब देखिए, और जो ये कक्षा में चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने का जो टाइम है ये भी याद रखेगा। चक्कर लगाने का समय, ठीक है, यानी जो चक्कर लगाने का समय है वो कितना है, तो याद रखिए बहुत ज्यादा नहीं, लगभग हम लोग क्या मानते हैं, लगभग 365 दिन 6 घंटे। ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। है क्या? ऊपर लिख देते हैं। देखिए कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे। ये मोटी मोटा है, कुछ मिनट और कुछ सेकेंड भी है। जब हम लोग एडवांस ज्योग्राफी, जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल की ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे, उसमें आप लोगों को ये जो टाइमिंग है एकदम एक्यूरेट मिलती जाएगी। लेकिन आपके इस क्लास में, इस लेसन में बिल्कुल इतना ही दिया है, तो आप लोगों को बस इतना ही समझिए, क्योंकि मोटी मोटा बिल्कुल बेस तैयार करना है हमको, तो बेस के आधार पर इतना सफिशियंट है। तो है क्या कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, लगाने का समय है 365 दिन और 6 घंटे लगभग। यहाँ पे आप लगभग भी लिख दीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ठीक है। 365 दिन 6 घंटे हो गया। अब हम अगर ये समझ गए, तब हम देखते हैं
कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस प्रकार से लगाती है। आपके सामने मैंने एक चित्र दिया है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बस उसी के आधार बना करके मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और उसके आधार कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन सभी चीजों का हम लोग विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में हम लोग इसको समझते हैं। देखिए है क्या, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बीच में आपको सूर्य दिख रहा है, यानी ये जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल सूर्य है, ठीक है। और पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। किस दिशा में कर रही है, तो पश्चिम से पूर्व। देख लीजिए अपने अक्ष पे भी पश्चिम से पूर्व घूमती है और पृथ्वी की परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व ही लगा रही है। लगा रहे कि नहीं लगा रहे, तो याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। सूर्य यानी जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व और अपने अक्ष पे भी घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये दिशा आपकी पश्चिम हो जाएगी और ये दिशा हो जाएगी पूर्व। हम लोग अब यहाँ पे क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए है क्या ये। पहली डेट हम समझते हैं 21 जून को। क्या समझेंगे, 21 जून। आप लोगों को ये डेट अच्छे से दिख रही होगी, हाँ बिल्कुल दिख रही है। सबसे पहला डेट हम लोग देखते हैं 21 जून। आप लोगों को पता होगा, यानी हमारे यहाँ 21 जून को क्या होता है। 21 जून को गर्मी पड़ती है कि नहीं, बहुत गर्मी पड़ती है। अभी हमारे यहाँ कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, उसके बाद आ जाएगा मई, मई के बाद जून। जब 21 जून समय आता है तो 21 जून को ये जो सूर्य की किरणें हैं वो किस रेखा पर पड़ती हैं, ये याद रखने की जरूरत है। यानी किस रेखा पे पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी, देखा ना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, इस रेखा इस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। यानी 21 जून को ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ते हैं। और कर्क रेखा हमारे किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने भारत के हिसाब से याद, देखिए इसको याद रखने का बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप अपने आप को, अपने स्थान को, अपने देश को ये मानिएगा कि ये समझने के लिए, ठीक। यानी 21 जून को जैसे हमारे यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी। गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, यानी उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री भी मैंने समझाया पीछे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। अगर देखिए, अगर उत्तरी गोलार्ध, यानी अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो गोलार्ध तो दो होते हैं ना, गोलार्ध दो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु है, इसका मतलब है कि अगर सूर्य का प्रकाश उत्तर में पड़ रहा है तो दक्षिण में सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा होगा। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाएगा, शीत ऋतु पाई जाएगी। जस्ट अपोजिट, देखिए याद रखने के लिए, बिल्कुल सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा, यानी उत्तरी अक्षांश पर है। इसका मतलब है कि उत्तर में अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा तो गर्मी ज्यादा होगी। अगर उत्तर में गर्मी ज्यादा है, इसका मतलब है कि दक्षिण में गर्मी कम होगी। इसका मतलब है कि दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, शीत ऋतु मिलेगा, ठीक। और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो ये दिन होगा, दिन क्या होगा, दिन बड़ा और रातें छोटे, यही तो होगा भाई। दिन बड़ा, सॉरी गर्मी, हमारे यहाँ गर्मी में क्या होता है, देखिए कितनी, सॉरी हाँ, दिन बड़ा और रातें छोटे। यानी गर्मी के दिनों में देखिए कितना बड़ा दिन होता है और रातें कितनी जल्दी से बीत जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अपने आप को मानिए, आप जहाँ पे है ना, आप उसी चीज को समझिए, अब इस चीज को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। यानी हमारे यहाँ पे जब 21 जून को क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है, तो देखिए उसमें दिन बड़ा होता है और रातें छोटी हो जाते हैं।
अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है और रातें छोटी, इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या है, ठंडी, शीत ऋतु है। तो ठंडी में हमारे यहाँ क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। यानी गर्मी के दिनों में 5 बजे, मतलब कह सकते हैं 4:30 5 बजे क्या होता है कि सूर्योदय यानी सुबह होने लगती है। और जाड़े के दिनों में 7 7:30 बजे हम लोग को मतलब कि उजाला शुरू होता है, यानी प्रकाश मिलना शुरू होता है। समझ में आया? और जैसे यानी जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा पे, ध्यान रखिए, कर्क रेखा पे पड़ती हैं, तो इस स्थिति को हम लोग उत्तर अयानांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयानांत। अगर आपसे पूछे कि उत्तर अयानांत कौन सी स्थिति है, तो उत्तर अयानांत है 21 जून की स्थिति, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक, अब आइए समझते हैं 21 जून के बाद कौन सा महीने आएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको यहाँ पे एक डेट दिख रहा होगा जिसका नाम है 23 सितंबर। ये दिख रहा है कि नहीं? 23 सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथे महीने में आ गए हैं। 23 सितंबर। इस वाली स्थिति में क्या होता है कि ये देखिए, आपकी जो ये किरणें हैं यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ रही थी, अब यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? बिल्कुल बीचों बीच पड़ती हैं। कैसे? बिल्कुल बीचों बीच पड़ती हैं। और जो सबसे बीचों बीच है, उस वाली रेखा को हम लोग नाम देते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा का जो मान है, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, 0 डिग्री। यानी जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा खींची गई उसको हम लोग 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। यानी 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में देखिए 23 सितंबर, अब देखिए इसको ऐसे ही समझिए, 23 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर दिसंबर में लगभग हमारे जाड़े की शुरुआत हो जाती होती है कि नहीं? तो जाड़े से पहले, मतलब जाड़े को हम लोग एक तरीके से ऐसे ट्रिक याद रखिए कि सर्दी, हम लोग कहते हैं ना कि सर्दी शुरू हो रही है, तो सर्दी से याद रखिए शरद ऋतु। क्या याद रखेंगे? सर्दी शुरू होने वाली है तो सर्दी से याद रखिए शरद ऋतु। अगर शरद ऋतु है तो जस्ट उसी के अपोजिट में क्या है आपकी? बसंत ऋतु। ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, अगर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ये बिल्कुल अपोजिट रहेगा, तो आप लोगों ऐसे ही इसको याद रखेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ी। अगर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को हम लोग विषु कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ी तो उत्तर अयानांत, विषुवत रेखा पर अगर लंबवत पड़ती है तो उसको हम लोग विषुव कहते हैं। कब पड़ती हैं? 23 सितंबर को पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जाड़े की शुरुआत होने वाली होती है तो शरद ऋतु के नाम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और उसके दक्षिणी यानी विपरीत दिशा में क्या होता है, बसंत ऋतु। जैसे जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ते हैं सूर्य की किरणें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी, जस्ट इसी का अपोजिट हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, यानी दिन छोटे और रातें बड़ी। अगर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो इस समय क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होता है? आपका डेट याद रखिए 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक, अब आते हैं उसके बाद, अब सितंबर हो गया, अब सितंबर के बाद आएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और जैसे दिसंबर आता है तो ये डेट आपको याद रखना है 22 दिसंबर। क्या याद रखना है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में क्या होता है कि यह जो सूर्य की किरणें हैं अब ये कहाँ पड़ रही हैं, तो बिल्कुल ये मकर रेखा पर सीधे पड़ेंगे। कहाँ पड़ेंगी? मकर रेखा पर। यानी अगर इसको हम लोग मकर रेखा मान लें, देखिए यही दिख रहा है, तो ये कौन सी रेखा है आपकी? ये कहलाएगी मकर रेखा। जस्ट अपोजिट देख लीजिए, 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी किस अक्षांश पे? तो दक्षिणी अक्षांश पे। नाम क्या है? 23.5 डिग्री, यानी इसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ी, इसका मतलब है कि मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है और इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु। क्या मिलेगा? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जस्ट उसका अपोजिट यानी ठंडी होगी। और हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में क्या होता है? ठंडी तो होती है। दिसंबर में क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है। जैसे हम लोग याद रख सकते हैं ना कि सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तो हमारे यहाँ उसमें क्या पड़ रहा होता है? हमारे यहाँ ठंडी होती है। और जब मकर रेखा पड़ रहा है तो वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाएगा? गर्मी पाई जाएगी। और जिस तरफ गर्मी ज्यादा उस तरफ क्या होगा? दिन बड़ा और रात छोटी। याद रखेगा, जिधर गर्मी ज्यादा उधर दिन बड़ा और रातें छोटी, और जिधर ठंडी उधर दिन छोटा रातें लंबी। समझ आ रहा? यानी जिधर गर्मी उधर रातें छोटी और दिन बड़े, और जिधर ठंडी रातें बड़ी और दिन छोटे। देखिए जाड़े के दिनों में हमको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो कब शाम हो गई, बीत जाता है जल्दी से। लेकिन रातें बहुत लंबी होती, उसके बाद भी हम लोग रजाई में रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब रात भी बीत जाती है, लेकिन रातें बड़ी होती हैं। ठीक, अब ये स्थिति थी 22 दिसंबर की। यहाँ पे अगर कर्क रेखा पड़ता कहते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है सूर्य का प्रकाश, इसी वजह से इसे दक्षिण अयानांत कहते हैं। अगर कर्क रेखा पे पड़े तो उत्तर अयानांत, अगर मकर रेखा पे पड़े तो दक्षिण अयानांत कहते हैं। अब आइए दिसंबर के बाद मार्च वाली स्थिति आ जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च। ये स्थिति है आपकी 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा? जस्ट 23 सितंबर का अपोजिट। देखिए इधर का अपोजिट बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है और इधर का भी अपोजिट बिल्कुल सामने सामने। यानी कर्क रेखा पड़ रहा है, मकर रेखा पड़ रहा है, यहाँ विषुवत रेखा पड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी किस रेखा पड़ता है? यहाँ पे भी जो सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। ये भी क्या है? ये भी है आपका विषुवत रेखा। ठीक है, इसका नाम मान क्या है? 0 डिग्री। यानी 23 सितंबर को भी हमारा सूर्य का प्रकाश जो है 0 डिग्री पर लंबवत होता है, और 21 मार्च को भी सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर लंबवत होता है। और 21 मार्च को आप लोगों को याद ही होगा कि उस समय क्या होता है? गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। लगभग हम लोग मानते हैं कि जैसे होली आती है, होली के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो लगभग वही होली मार्च में ही पड़ती है। और उसी के बाद क्या होता है? यानी आपका डेट याद रखिए 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाता है। जो विशेषताएं आपके यहाँ पे, यानी कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर लंबवत पड़ेगा तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इस वाली स्थिति को अगर विषुवत रेखा पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसी स्थिति को हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। और जैसे हमारे विषुवत रेखा दक्षिणी, जब हमारे 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो उत्तरी गोलार्ध में था शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में था बसंत ऋतु। तो जस्ट इसी का अपोजिट जब 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा आपका शरद ऋतु। समझ में आ गया? बस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। यही आपका एक टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था, जिसमें आप लोगों को समझना था कि पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक बार मैं मोटी मोटा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से है क्या? 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा, उसे हम लोग उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। जैसे ही हमारे 23 सितंबर वाली स्थिति आती है तो विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, यानी 0 डिग्री पर लंबवत पड़ता है और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं विषुव की स्थिति। और इसी आधार पे पूरे पृथ्वी पर दिन व रात इस दिन यानी 23 सितंबर को बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में
बसंत ऋतु पाया जाता है। जब स्थिति आती है आपकी 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर वाली स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ता है। तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत यानी सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाएगा। जस्ट इसी का अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाया जाता है। अगर सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसका मतलब है कि उस स्थिति को हम लोग दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर हम और आगे आते हैं, जब मार्च वाली स्थिति यानी 21 मार्च को आते हैं, तो 21 मार्च को भी हमारे सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। और इस 21 मार्च को भी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। यकीन है कि आप सभी लोगों को ये आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर समझ में आई तो इसको आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो जैसे ही मेरी नई वीडियो आप के लिए आएगी, आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आल बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो, चाहे मैथ के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे संस्कृत के हो, चाहे जीएस के हो, उस सभी के सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। जैसे ही अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है। तो अगर पसंद आएगी तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।